हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो देखिए, आपने सुना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों हाउसेज के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाता है। ऐसे में जॉइंट सीटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें दोनों हाउसेज मिलकर एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज हम समझेंगे कि जॉइंट सीटिंग क्या होता है, क्यों होती है और अब तक किस किस टॉपिक पर यह हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन एन ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन सीट। तो इसका मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी ऑर्डिनरी बिल या कभी कभी फाइनेंशियल बिल को लेकर डेडलॉक हो जाता है, तो उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए दोनों हाउसेज की जॉइंट मीटिंग होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसका मेंशन आर्टिकल 108 में किया गया है। यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट है, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को समन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पावर सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही यूज होती है और ये एक रेयर प्रोसीज्योर है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन इज इट कॉल्ड, यानी कि जॉइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन तीन तरीकों से आ सकती है। पहला है इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, यानी कि मान लीजिए लोकसभा ने एक ऑर्डिनरी बिल पास कर दिया और वो बिल राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। इस केस में दोनों हाउसेज के बीच डेडलॉक क्रिएट हो जाता है और उसको तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। इसका नेक्स्ट कंडीशन है इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट्स। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक हाउस बिल पास करता है लेकिन दूसरा हाउस उसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है। अगर दोनों हाउसेज इन अमेंडमेंट्स पर एग्री नहीं करते तो ये भी डेडलॉक का केस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा कुछ और वर्जन चाहता है और राज्यसभा कुछ और, तो ऐसे केसेज में फाइनल डिसीजन जॉइंट सीटिंग में होता है। इसका नेक्स्ट सिचुएशन है इफ 6 मंथ्स इलेप्स विदाउट द अदर हाउस पासिंग द बिल। तो अगर एक हाउस ने बिल को पास कर दिया लेकिन दूसरे हाउस ने 6 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना तो पास, ना रिजेक्ट, ना अमेंड, तो इस इनएक्शन को भी एक डेडलॉक माना जाता है। ऐसे केसेज में भी जॉइंट सीटिंग हो सकती है। यानी कि जब भी कोई बिल एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में भेजा जाता है और वहाँ उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता कि अगर 6 महीने तक बिल पास नहीं होता तब प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इट एक्सक्लूड्स एडजॉर्नमेंट ऑफ ग्रेटर देन 4 डेज और प्रोरोगेशन। यानी कि अगर दूसरा हाउस एडजॉर्न हो गया हो फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज या उसका सेशन प्रोरोग कर दिया गया हो, तो उस टाइम को 6 महीने के पीरियड में काउंट नहीं किया जाता। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर हाउस ने एक्चुअली काम ही नहीं किया तो उस वक्त के बेसिस पर डेडलॉक नहीं माना जाएगा। ये प्रोविज़न इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी हाउस अगर किसी टेक्निकल या प्रोसीज्यूरल वजह से इनएक्टिव था तो उसे अनफेयरली डिले का जिम्मेदार ना माना जाए। इससे ये इंश्योर होता है कि जॉइंट सीटिंग सिर्फ तब बुलाई जाए जब रियल डिसएग्रीमेंट या डिले हो, ना कि किसी ब्रेक के ड्यूरेशन की वजह से। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सीटिंग, यानी कि जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया गया है। सबसे पहले अगर जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है तो उसको लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं होते या किसी वजह से एब्सेंट होते हैं तो फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा उस सीटिंग को प्रिसाइड करते हैं।
यहाँ पे अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट इन लाइन होता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सेकेंड इन कमांड। और अगर ये तीनों ही किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते तो फिर दोनों हाउसेज के मेंबर्स मिलके किसी एक मेंबर को चूज करते हैं टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड जॉइंट सीटिंग, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कभी भी जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं करते। ये एक कॉमनली कन्फ्यूज पॉइंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये पावर नहीं दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हिच बिल्स आर कवर्ड फॉर जॉइंट सीटिंग एंड व्हिच आर नॉट। तो देखिए, जॉइंट सीटिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी बिल। ये वो बिल्स होते हैं जो जनरल सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, जैसे एडुकेशन, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ईटीसी। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाता है या दूसरा हाउस 6 महीने तक बिल पास नहीं करता तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पर आते हैं फाइनेंशियल बिल्स। तो ये वो बिल्स होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं लेकिन मनी बिल नहीं होते। इन बिल्स को भी दोनों हाउसेज से पास करवाना होता है और अगर डेडलॉक हो जाए तो यहाँ भी जॉइंट सीटिंग पॉसिबल होती है। तो अब बात करते हैं द बिल्स इन व्हिच द जॉइंट सीटिंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो फर्स्ट वन इज मनी बिल। तो देखिए, मनी बिल्स को सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है और राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड करके रखे या सजेशन दे तो भी लोकसभा उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी। इसलिए मनी बिल्स के केस में जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन होता ही नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो देखिए, इस बिल को दोनों हाउसेज से सेपरेटली पास करने होते हैं, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। यानी अगर एक हाउस एग्री करे और दूसरा ना करे तो बिल रिजेक्ट हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे जॉइंट सीटिंग अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल जॉइंट सीटिंग के स्कोप में आते हैं, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उस स्कोप के बाहर होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया, यानी जॉइंट सीटिंग में बिल कैसे पास होता है। तो इसका पहला पॉइंट है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जॉइंट सीटिंग में किसी भी बिल को पास करने का एक सिंपल रूल होता है जो है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब यह है कि जितने एमपी उस मीटिंग में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अगर किसी बिल के सपोर्ट में वोट देते हैं तो बिल पास माना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा स्ट्रेंथ गिव्स इट एन एडवांटेज। तो देखिए, एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 जबकि राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो देखिए, यूजुअली क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए जॉइंट सीटिंग में लोकसभा का नंबर्स गेम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर गवर्नमेंट के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो वो आसानी से बिल पास करवा सकती है, इवन इफ राज्यसभा ओपोज करे। इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो जॉइंट सीटिंग में लोकसभा का एडवांटेज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पासिंग क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स अलाउड इन जॉइंट सीटिंग, यानी कि जॉइंट सीटिंग में जो अमेंडमेंट्स अलाउ होते हैं उनके बारे में। तो जॉइंट सीटिंग में दो टाइप्स के अमेंडमेंट्स अलाउ किए जाते हैं। पहला है दैट कॉज्ड डिसएग्रीमेंट। तो ये अमेंडमेंट तब होता है जब दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल या प्रपोजल पर डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। अगर दोनों हाउसेज में अलग अलग ओपिनियंस हो तो जॉइंट सीटिंग के दौरान ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं ताकि दोनों हाउसेज की एग्री करने की पॉसिबिलिटी बढ़ सके। नेक्स्ट है नीडेड ड्यू टू डिले, यानी कि जो डिले की वजह से ज़रूरी होते हैं।
तो देखिए, कभी कभी बिल या प्रपोजल का अप्रूवल टाइम से नहीं होता और टाइम के डिले के चक्कर में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप के अमेंडमेंट तब किए जाते हैं जब किसी बिल को जल्दी से पास करने की अर्जेंसी हो, ताकि कंट्री के नीड के हिसाब से किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर को डिले ना होने दिया जाए। तो दोस्तों, ये दोनों ही टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स ज्वाइंट सिटिंग में अलाउड होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइंट सिटिंग्स हेल्ड सो फार। तो देखिए, 1950 के बाद अभी तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। तो चलिए देखते हैं वो 3 इम्पोर्टेंट बिल्स जो ज्वाइंट सिटिंग के दौरान डिस्कस किए गए थे। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। तो पहली ज्वाइंट सिटिंग हुई थी 1960 में, जब डाउरी प्रोहिबिशन बिल को लेकर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हुआ था। ये बिल डाउरी सिस्टम को बैन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बिल को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का सहारा लिया गया था। नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977। तो दूसरी बार 1977 में ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया गया था। इस बिल का एम था बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील करना। जब दोनों हाउसेज में इस बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट था तो ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू ये इशू रिजॉल्व किया गया था। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। तो तीसरी बार 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल को लेकर ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। इस बिल का मेन पर्पज था टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनाना, लेकिन दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट की वजह से इस बिल को ज्वाइंट सिटिंग में डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, ये 3 बार की ज्वाइंट सिटिंग्स थी जो अब तक हिस्ट्री में हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जिसमें दोनों हाउसेज को मिलकर काम करना पड़ा ताकि इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो सके। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि ज्वाइंट सिटिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है। ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि कभी कभी 2 डिफरेंट ओपिनियंस को कंबाइन करना जरूरी होता है ताकि कंट्री के लिए बेहतर डिसीजंस लिए जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।